एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा का दौरा कर रहे हैं, जहां वे राज्य के विकास को एक नई दिशा देने वाली 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट का पुनरुद्धार शामिल है, जो यूरिया उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं और झारसुगुड़ा बारपाली सरदेगा रेल लाइन के दोहरीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं से न केवल स्थानीय युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि यह पूर्वी भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगा। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसक झड़पों के बाद तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है और पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 161 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। जिला प्रशासन का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जारी है। मराठवाड़ा क्षेत्र में बेमौसम बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बाद किसानों के लिए तत्काल मुआवजे की मांग जोर पकड़ रही है। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रभावित किसानों के लिए तत्काल कर्ज मुक्ति और वित्तीय सहायता की अपील की है। बाढ़ ने सोयाबीन, कपास और गन्ने की खड़ी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान परिवार गंभीर आर्थिक संकट में गिर गए हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी सर्वेक्षण की प्रक्रिया धीमी है और उन्हें तत्काल राहत की जरूरत है, ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें। सभी की निगाहें अब राज्य सरकार पर टिकी हैं कि वह कब राहत पैकेज की घोषणा करती है। छत्तीसगढ़ के एक स्टील प्लांट में देर रात एक निर्माणाधीन संरचना के ढह जाने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटना के तुरंत बाद NDRF और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया, जो अभी भी जारी है। प्रारंभिक तौर पर इस हादसे का कारण सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। एशिया कप 2025 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। दुबई में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पथुम निसांका के शानदार शतक की बदौलत 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम भी 203 रन ही बना सकी, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर से हुआ। सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराकर यह अविश्वसनीय जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अब फाइनल में भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होने की प्रबल संभावना बन गई है। लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता और सामाजिक सुधारक सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई कार्रवाई को उचित ठहराया है। प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक के भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट ने युवाओं को उकसाया, जिसके कारण 22 सितंबर को हिंसक झड़पें हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने एक विस्तृत सुरक्षा समीक्षा के बाद यह कदम उठाया है। वहीं वांगचुक के समर्थक इसे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। राजस्थान में पिछले 8 महीनों में पुलिस हिरासत में हुई 11 मौतों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इन गंभीर घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। सबसे ज्यादा 7 मामले उदयपुर जिले से सामने आए हैं। शीर्ष अदालत ने इन सभी मामलों की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस व्यवस्था में तत्काल सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर
वेंकटरमणि को 2 और वर्षों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उनका विस्तारित कार्यकाल 8 अक्टूबर से प्रभावी होगा। कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह घोषणा की गई। इस पुनर्नियुक्ति के साथ वेंकटरमणि देश के शीर्ष विधि अधिकारी के रूप में बने रहेंगे और महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। 8 भारत ने नाटो प्रमुख मार्क रुट्टे के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप के संभावित टैरिफ के कारण भारत की रूसी तेल खरीद प्रभावित हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह से आधारहीन और अनुचित बताया। भारत ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों में रणनीतिक स्वायत्तता और संतुलन बनाए रखेगा। 8 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी, जिन्हें एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, अब आजीवन कारावास की सजा काटेंगे। अदालत ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी तजिंदर पाल सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में दोषियों में सुधार की संभावना और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने का हवाला दिया। 8 इस बीच भारतीय शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स पहली बार 85,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया, जबकि निफ्टी भी 25,500 के नए शिखर पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेश के निरंतर प्रवाह और आगामी त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीदों के चलते निवेशकों में उत्साह का माहौल है। बैंकिंग, आईटी और ऑटोमोबाइल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। 8 मध्य रेलवे ने मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर 26 सितंबर से 15 दिनों के मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। ये ब्लॉक पटरियों, सिग्नलिंग सिस्टम और ओवरहेड उपकरणों के आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए किया जा रहा है। इस दौरान कई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द रहेंगी या उनके समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। 8 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और झारग्राम जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के बाद निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। राज्य प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया गया है और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। पड़ोसी देश नेपाल में नए नागरिकता कानून को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कई दिनों तक बंद रहने के बाद काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सेना की सुरक्षा में फिर से खोल दिया गया है। देश में बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई है और एक अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति की गई है। इसके बावजूद देश में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खालिद पिछले 4 साल से जेल में है। उनकी याचिका पर सुनवाई जारी है, जिसमें उनके वकीलों ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। यह मामला शुरू से ही एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का केंद्र रहा है और अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग बिहार में सफल परीक्षण के बाद अब अक्टूबर से पूरे देश में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इंटीग्रेटेड रोल यानी SIR को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को साफ सुथरा और त्रुटिहीन बनाना है, जिसमें डुप्लीकेट, स्थानांतरित हो चुके और मृत मतदाताओं के नाम हटाना शामिल है। आयोग ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ चर्चा शुरू कर दी है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन में कहा है कि जीएसटी 2 मजरों के लागू होने से उपभोक्ताओं को दोगुना लाभ मिलेगा। उन्होंने घोषणा की कि नवरात्रि के शुभ अवसर से 376 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण और दैनिक उपयोग की कई चीजें शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। 8 भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में उन्हें कोरिया की मजबूत जोड़ी ने सीधे सेटों में 21-18, 21-19 से मात दी। इस हार के साथ भारतीय जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हालांकि फाइनल में निराशा हाथ लगी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 8 सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक और गलत बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनलों को उर्दू के शब्दों का अत्यधिक उपयोग करने पर नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। सरकार ने कहा कि वह भाषा की विविधता का सम्मान करती है और सभी चैनलों से केवल मौजूदा प्रसारण नीति और कोड का पालन करने की अपेक्षा रखती है। 8 ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 26 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 2022 के चुनाव में हार के बाद सत्ता हस्तांतरण को रोकने और तख्तापलट का प्रयास करने का दोषी पाया गया। फिलहाल बोल्सोनारो को उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए घर में नजरबंद रखा गया है। इस ऐतिहासिक फैसले ने ब्राजील में एक बड़े राजनीतिक संकट को जन्म दे दिया है और उनके समर्थक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत संबंध एक असाधारण परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने भारत को 21वीं सदी में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। रूबियो ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग को और गहरा करना अनिवार्य है। यह बयान दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक निकटता को दर्शाता है। 8 पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नियमों के बावजूद प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक निगरानी तंत्र स्थापित करने और हर 3 महीने में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। 8 कोलकाता में पिछले 24 घंटों में हुई 2.4 मिमी की मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। ये 1978 के बाद से शहर में एक दिन में हुई तीसरी सबसे अधिक बारिश है। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोलकाता नगर निगम और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। 8 श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में एक मिसाइल का मलबा मिलने से सनसनी फैल गई। यह मलबा भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हवाई संघर्ष के लगभग 4 महीने बाद मिला है। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और मलबे को जांच के लिए भेज दिया है। सेना और पुलिस इस बात की जांच कर रही हैं कि यह मलबा कहां से आया और इतने समय तक किसी की नजर में क्यों नहीं आया। इस घटना के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। 8 जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं, इस पर सरकार ने निगरानी तेज कर दी है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय विशेष रूप से चाबन उत्पाद श्रेणियों पर नजर रख रहा है, जहां मुनाफाखोरी की शिकायतें मिल सकती हैं। सरकार ने एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी सक्रिय किया है, जहां उपभोक्ता घटी हुई कीमतों का लाभ न देने वाले विक्रेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। 8 इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने
फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में एकतरफा मान्यता देने के किसी भी कदम को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह हमास के आतंकवाद के लिए एक पुरस्कार होगा। नेतन्याहू ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा और इजराइल अपनी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। 8. अमेरिका में H-1B वीजा पर न्यूनतम वेतन को $100,000 तक बढ़ाने के व्हाइट हाउस के एक प्रस्तावित कदम ने भारतीय आईटी पेशेवरों और छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। इस फैसले से उन हजारों भारतीय पेशेवरों पर सीधा असर पड़ेगा जो अमेरिका में काम करने की योजना बना रहे हैं। आईटी उद्योग के संगठनों और छात्र समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा और प्रतिभा के प्रवाह को रोकेगा। 8. स्वास्थ्य क्षेत्र से एक अच्छी खबर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने डेंगू के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण के सफल परीक्षण की घोषणा की है। ICMR के अनुसार परीक्षणों में वैक्सीन सभी 4 डेंगू स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। यह सफलता भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जहां हर साल डेंगू के लाखों मामले सामने आते हैं। सरकार की योजना है कि अगले साल के मध्य तक इस वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाए। 8. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का श्रेय लेते हुए नोबेल शांति पुरस्कार का दावा किया है। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में दुनिया में शांति थी और उन्होंने 7 युद्धों को रोका। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों दक्षिण एशियाई देशों पर व्यापारिक दबाव डालकर उन्हें बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया था। मिस्र के एक संग्रहालय से 9 सितंबर को चोरी हुआ एक प्राचीन कंगन बरामद कर लिया गया है। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्री ने पुष्टि की है कि यह बहुमूल्य कलाकृति अब सुरक्षित है और इसे इटली में एक आगामी प्रदर्शनी के लिए तैयार किया जा रहा है। यह कंगन फिरौन काल का एक महत्वपूर्ण अवशेष माना जाता है। इसकी बरामदगी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस और कला विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाई है, जो सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत है। त्रिपुरा के गोमती जिले में एक नदी के किनारे एक महिला का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के सिलसिले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और लोग जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एसएएफ चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान नेपाल को 3-0 के प्रभावशाली अंतर से हराया। भारतीय युवा खिलाड़ियों ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ टीम ने न केवल फाइनल में जगह बनाई है, बल्कि भविष्य के लिए अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश की है। लेह में हालिया हिंसा के बाद उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एलजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिबंधों और बंदी को सख्ती से लागू करें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आम लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। प्रशासन ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और शांति बहाली के लिए स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत के प्रयास जारी हैं।